जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। करंट है जोन 29 मई 2022, 29 मई 2022 और देखते हैं क्या होता है भाई। आज की क्लास के अंदर बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जो चर्चा में रहे। सबसे पहले तो लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो आपका चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भाई, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्लास को शेयर करें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई वही स्ट्रेंथ रहती है, मुझे भी लगे कि थोड़े से लोग देख रहे हैं तो मैं भी और अपने जोश से पढ़ूं। बट चलो जो भी हो, फिर भी कोशिश तुम लोग कर सकते हो अच्छे बच्चों को जोड़ने की। हो सकता है कि उन लोगों का भला भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं पहली आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन में आपका परम योद्धा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका परम योद्धा, योद्धा सफल चर्चा में है। परम योद्धा सफल चर्चा में है। ये क्या है? ये क्या है? परम योद्धा स्थल चर्चा में है, ये क्या है? आप देखिए, सीधी सी बात है, चर्चा बन रही आपके बीच में क्वेश्चन है कि परम योद्धा स्थल चर्चा में है तो है क्या? इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले योद्धा शब्द आ गया तो जरूरी बात है कि सीधी सी बात है, इसका हमारे वीर भाइयों से, जो हमारे सैनिक हैं उनसे इसका संबंध हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार। देखिए 25 फरवरी की याद दिलाता हूं मैं तुम्हारे को थोड़ी सी, उसके बाद इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। 25 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी, 25 जनवरी को शायद, 25 जनवरी, हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या किया था? प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अमर ज्योति जवान को विलय किया था, अमर ज्योति को विलय कर दिया था। किसके अंदर कर दिया था? एनएम, न्यू वार मेमोरियल। तो वार मेमोरियल, अमर ज्योति, इंडिया गेट, इन सब का संबंध इसी से है। तो है क्या ये? जहां पर जो हमारे वीर योद्धा हैं जिनका नाम लिखा गया है, खास करके उन जो जितने भी जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, उस स्थल से इसका संबंध है। परम योद्धा का मतलब यही होता है जिन्होंने लड़ते लड़ते अपने क्रम में अपने वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन लोगों ने क्या किया भाई, अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे दी इस देश की रक्षा के लिए, उनकी बात हो रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो परम योद्धा जो स्थल है आपका, ये कहां पर है? तो पहले परम योद्धा स्थल की बात करते हैं तो जो ये स्थल है आपका, ये भाई दिल्ली के अंदर है। कहां पर? आपका दिल्ली के अंदर है। ये बात ध्यान रखेंगे। सीधा सा मतलब अगर मैं बात करूं, आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि दिल्ली के अंदर ही आपका परम योद्धा स्थल है। अमर ज्योति जवान की अगर हम बात करते हैं, वार मेमोरियल की अगर हम बात करते हैं, इंडिया गेट की अगर हम बात करते हैं, तो सारे के सारे स्थल जो आपके किस में आ जाएंगे? इसी से कहीं ना कहीं ये टच में आ जाएंगे आप लोगों के। तो चलिए परम योद्धा स्थल की हम बात करते हैं। कहां पर? दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में। यहां पर है क्या? राइफल और सैनिक का युद्ध हेलमेट जो इंडिया, देखिए एक राइफल थी भाई आपकी इंडिया गेट पर, राइफल सब लोगों ने देखी होगी। राइफल के ऊपर जो सैनिक का हेलमेट था, सैनिक जो था, सैनिक का क्या था? हेलमेट था, हेलमेट था जिसके ऊपर, राइफल के ऊपर जो सैनिक का हेलमेट था और राइफल थी, ये दो चीजें आपकी कहां पर थी? अमर ज्योति, अमर जो जवान था, अमर जवान, अमर जवान ज्योति, और ये जवान, अमर जवान ज्योति कहां पर थी आपकी? तो ये इंडिया गेट पर थी, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, कहां पर थी ये अमर जवान ज्योति की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्योति कहां थी? तो ये इंडिया गेट थी। कहां पर थी? इंडिया गेट के ऊपर थी। इंडिया, इसको इस तरीके से लिखेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा भाई आप लोगों के लिए। इंडिया गेट पूरा का पूरा तसल्ली से नोट करेंगे इसको। इंडिया गेट पर क्या थी आपकी? ये अमर जवान ज्योति थी। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये अमर जवान ज्योति का महत्व क्या था? तो जो परम योद्धा स्थल की बात हो रही है तो उसी से इसका संबंध में महत्व क्या था भाई? जो 1971 में अमर जवान ज्योति की स्थापना की बात करें, 1971 के वार में जो हमारे भाई, हमारे जो देश के वीर जो बेटे थे, शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने 1972 में इसकी स्थापना करी थी। तो सबसे पहले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या भैया आपका यहाँ 1971 में शहीद हुए अमर जवान ज्योति की बात करते हैं। 1971 के जो वार था, इस वार किसके बीच में होता? 1971 का वार तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस भारत था भाई। ठीक है, भारत है। ठीक है, इस वार में जो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी जान दी थी, जो शहीद वीर शहीद लोग हैं, जो हमारे आर्मी में जिन्होंने शहादत दी है इस देश को बचाने के लिए, उनकी याद में यहाँ पर 1971 में यहाँ पर युद्ध की जो शहीद हुए थे, उनके प्रतीक के रूप में, उनके प्रतीक के रूप में, उनके प्रतीक, उनकी याद कह सकते हो, उनकी याद के रूप में कब भाई आपका 1972 में, कब भाई आपका 1972 में
देखिए कब इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 1972 में। डेट पूछे तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1972 में इसका क्या किया था, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी भाई भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी? पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा जो गांधी थी। इंदिरा गांधी ने भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री। तो देखिए भाई कुछ एक आधा शब्द छूट जाता है जल्दी लिखने के चक्कर में, ठीक है। तो उस चीज को ना आप निगलेक्ट करके जो सिर्फ आपका जो टॉपिक है उसकी तरफ ध्यान देंगे। कभी आप मेरी गलतियां कि सर ने ये छोड़ दिया, सर ने वो छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें छुट्टी मिलेंगी, लेकिन जो चीज तुम तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है भाई। तो पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी जो थी ये कब बनी थी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहता आपका। तो 1966 में। एक क्वेश्चन यहाँ पे और निकल करके आता है, की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और मेरे ख्याल में मैं बात करूं इसकी तो ये क्वेश्चन भी बनता आपका कि कब बनी थी, तो 1966 के अंदर इनको बनाया था। ये बात आपके बीच में हो चुकी। इससे पहले इनके पास क्या था, सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय था। और इसके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर बनी नहीं है। हाँ, देश के अंदर राष्ट्रपति जरूर बनी है, पहली राष्ट्रपति भी बनी है, प्रतिभा देवी पाटिल बनी है। प्रतिभा देवी जो पाटिल है वो देश की प्रथम राष्ट्रपति में। इसके बाद कोई महिला राष्ट्रपति भी नहीं बनी है, ठीक है, ना ही कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। और ये प्रथम तो बन चुकी हैं, लेकिन ध्यान रखना अब तक कोई भी महिला, एक और क्वेश्चन आता है, अब तक कोई भी महिला सीजेआई नहीं बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, राष्ट्रपति बन चुकी हैं, आपकी लोकसभा के अध्यक्ष बन चुकी हैं, बट आपकी ये नहीं बनी है। क्या नहीं बनी है? राज्यसभा की सभापति कह सकते हो, उपराष्ट्रपति, और साथ में आपका सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब तक नहीं बनी है। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है। चलिए भाई, हम बात कर रहे थे इंडिया गेट की, हम बात कर रहे थे वार की लड़ाई की बात कर रहे थे, शहीद भाइयों की बात कर रहे थे। 1972 में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है, ठीक है। ओके, जनवरी 2022 में अमर जवान ज्योति को, अब क्या हुआ, अमर जवान जो ज्योति है आपकी, इसको जनवरी 2022 में इस अमर जवान ज्योति को क्या किया भाई, कहां पर ले जाया गया, तो शाश्वत लोग अमर जवान ज्योति की जो NW न्यू वार मेमोरियल कह सकते हो आप इसको, NWM न्यू वार मेमोरियल की जो ज्योति, अमर जवान ज्योति को NWM की जो शाश्वत का मतलब क्या है कि सदा जलती रहेगी, ये लो अमर जवान ज्योति की लो जलती रहेगी। इसके अंदर इसको क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, ठीक है, मिला दिया गया। कब मिलाया गया है, ये शानदार क्वेश्चन आपका। तो ये 25 फरवरी 2000 सॉरी, ठीक है, ये आपका जनवरी में इसको मिला दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद बात करते हैं इसकी अमर जवान ज्योति की, इसका उद्घाटन लेंगे। ये जो आपका अमर जवान ज्योति से जो ये जो स्थल है आपका, ये केवल 400 मीटर है, वहीं पर है भाई आपका न्यू वार मेमोरियल, जो आपका कह सकते हो वार मेमोरियल जो बनाया गया अभी भारत का, ये यहाँ से 400 मीटर दूर ही है। और अब इसके अंदर क्या कर दिया गया, इसका विलय कर दिया गया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, ये इसका उद्देश्य क्या था, जो शहीद सैनिक हैं, ये भी लिखेंगे, शहीद जो सैनिक प्लस में अज्ञात सैनिकों की याद में, अज्ञात सैनिक जिनके बारे में कुछ पता नहीं लगा, अज्ञात जो सैनिक भाई थे हमारे, उनकी याद में इसको क्या बनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये है क्या, एक संगमरमर की कुर्सी थी भाई, संगमरमर की कुर्सी थी कह सकते हो। साथ में क्या था, इसके ऊपर एक राइफल थी। उस यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अमर जवान ज्योति के ऊपर, या जो अमर जवान ज्योति है इसके जो ऊपर राइफल लगी थी, वो राइफल कौन सी राइफल थी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो L1A1 राइफल थी, कौन सी राइफल थी, L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल थी। और साथ में क्या था, इसके ऊपर एक हेलमेट था। राइफल का नाम जरूर याद कर लेना, L1A1। और एक और शानदार फैक्ट बताता हूं, जो अमर जवान जो लिखा गया है ज्योति के ऊपर जो लिखा गया था, ये सोने के अक्षरों से है भाई। जो सोने के अक्षर जो आपने फोटो में देखा होगा, सोने से लिखा गया। किससे लिखा गया था, ये सोने से लिखा गया है, ध्यान रखेंगे, किससे, सोने से लिखा गया। अब चर्चा में क्यों था ये जो आपका परम योद्धा स्थल, जिसको न्यू वार मेमोरियल कह सकते हो आप, ये चर्चा में क्यों, तो अब इसलिए कि 27 मई को ज्योति को तो पहले मिला दिया गया भाई, ठीक है। अब 27 मई को क्या किया गया है, ये 27 मई 2022 को
इनको, किसको, राइफल को, राइफल जो L1 M1 है, राइफल प्लस जो आपका हेलमेट है, हेलमेट सैनिक जो हेलमेट है, हेलमेट को क्या कर दिया गया है, यहां से ले जाया गया और कहां रख दिया गया है, ये आपका न्यू वार मेमोरियल के अंदर इसको रख दिया गया है, जो कि आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, पहले ही अगर पूछे पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अमर जवान ज्योति इंडिया गेट। दूसरे जिसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये 25 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, राष्ट्रीय स्मारक वही आपका ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कह सकते हो, स्मारक। दूसरा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है आपका ये 25 फरवरी को किसके द्वारा, 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका क्या उद्घाटन किया गया, ये भी याद रखेंगे। अब जब इंडिया गेट की बात आती है तो यहीं पर इंडिया गेट के ऊपर ही प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की फोटो का भी अनावरण किया था, जब अमर जवान ज्योति थी वहां पर अब उस इंडिया गेट पर, उस जगह पर अब सुभाष चंद्र बोस की क्या लगेगी, प्रतिमा लगेगी। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को बोलना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे वीर भाइयों से जुड़ा हुआ है। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, परम योद्धा स्थल कहां है, आंसर रहेगा इसका दिल्ली के अंदर है। ये कहां पर, इंडिया गेट के अंदर था भाई, पहले कहां पर था, इंडिया गेट पे क्या थी आपकी, अमर जवान ज्योति की स्थापना किसने करी थी, तो श्रीमती इंदिरा जो गांधी थी उन्होंने करी थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बनता, कब करी थी, 1971 में। 71 के इसका संबंध पूछे तो 1971 में शहीद हुए जो हमारे भाई हैं उनसे इसका संबंध रहा है। साथ ही अब आप लोगों से पूछे कि इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया गया। साथ अगला क्वेश्चन बनता, क्वेश्चन नंबर 7 बनता, आपकी राइफल का नाम क्या, L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल है, ठीक है। और अब चर्चा में क्यों 27 मई को, क्वेश्चन नंबर 8 और 27 मई को इसको कहां पर हुआ, न्यू वार मेमोरियल शिफ्ट कर दिया गया। न्यू वार मेमोरियल कब बनकर के तैयार हुआ आपका, ये तो 2019 में आपका न्यू वार मेमोरियल बनकर के तैयार हो गया था। कब भाई, 2019 में। जो NWM है आपका न्यू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, दूसरा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पूछे तो ये है अभी आपका, ठीक है। कब बनकर तैयार हुआ, और 25 फरवरी को अब क्या राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, 25 फरवरी को तो राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। ये शानदार क्वेश्चन है भाई आपका, क्वेश्चन कम से कम इसमें 10 क्वेश्चन थे होंगे। 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहली श्रीमती इंदिरा गांधी कब बनी थी आपकी, 1966 में। 12वां क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई पहले राष्ट्रपति कौन है, तो आपकी ये प्रतिभा देवी पाटिल की बात करी मैंने। CGI अब तक कोई नहीं बना, पूछे आप लोगों से। हाँ, पहली जज की बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो वो फातिमा बीबी थी, ये कह सकते हो। तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहां से बड़े शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। और दिल्ली की तो बात अभी रह ही गई है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 17वां बनता है, दिल्ली राजधानी कब बनी, तो भाई घोषणा की बात करते तो 1911 में, और राजधानी कब बनी, 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी आपकी, कलकत्ता। क्या थी भाई आपकी, कलकत्ता थी। कलकत्ता की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन बनता है, कलकत्ता की राजधानी की अगर हम कलकत्ता बात करें तो कलकत्ता राजधानी कब बनी, ये आंसर मुझे चाहिए। कलकत्ता की स्थापना की बात करें तो जोग चारनाक के द्वारा, किसके द्वारा, जोग चारनाक के द्वारा। आप किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, बाद में पछताना हो जाएगा। जोग चारनाक ने इसकी स्थापना करी थी। सुल्तानाती, गोविंदपुरा और कोलकाता को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना कब करी गई थी, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। कलकत्ता की स्थापना चलो बता दी जाती है आप लोगों को, कलकत्ता की स्थापना कब करी गई। साथ में क्वेश्चन है कि कलकत्ता राजधानी कब बना, कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बना, जो कि आपका 1912 तक, 11 तक रहा, 12 में। और जब 12 के अंदर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था उस समय वाइसराय कौन थे। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बीच में छोड़ दिए हैं और 20 क्वेश्चन मैंने इस एक क्वेश्चन के साथ आपको दे दिए हैं। याद रखना दोस्तों, हर छोटा क्वेश्चन आपके लिए बड़ा अहम रोल अदा करने वाला है 2022 में। याद रखना इस बात को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो भाई क्लास में, इस क्लास को शेयर करो भाई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास को दिखाओ ताकि लोगों का भला हो सके। तो एक क्वेश्चन के साथ गिफ्ट में 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन ये मेरा वादा है। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी करंट जीके, उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से, जो करंट जीके भाई हेमंत सर के नाम से 130 आज की अगर मैं वीडियो की बात करूं तो ये आपकी 139 या 140 140 वीडियो हैं। और जिस बच्चे ने 140 वीडियो कर ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट, दिसंबर से हमने इसको 25-26 दिसंबर से इस चैनल को शुरू किया था एक्चुअली सीरियस मोड में, और तब से हमारी लगातार करंट की क्लासें आपके बीच में आ रही हैं। अगर कोई नया बच्चा पहली बार इसको देख रहा है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर आप किसी भी क्लास को देखेंगे, आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। यहां कोई ड्रामा नहीं किया जा रहा है किसी बड़े लेवल के हिसाब से कि अब ये हो गया अब वो हो गया, कुछ नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। कोई
डजेंट मैटर, ठीक है। कॉल करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो सकता है एक आधी कोई गलती छोटी मोटी गई भी होगी, डिलीवरी भी होगी, मैं इस बात को नहीं करता। एज ए ह्यूमन बीइंग गलती होना भी मतलब एक जरूरी है, गलती हो भी सकती है और गलती को मान लेना वो एक अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो हम आप लोगों के बीच में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और कंटेंट लेकर के आएंगे। ये था आपका परम युद्ध स्तर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि आपका चर्चा में गई। क्लास को स्किप, मैं एक बार रफ कर रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लास को स्किप नहीं करेंगे भाई, किसी भी कंडीशन में क्लास को स्किप नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूं 140वीं वीडियो है आपके बीच में ये, ठीक है। वैसे हमारे उस चैनल के ऊपर 300 से ज्यादा वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हरियाणा जी के, रीजनिंग, मैथ की बहुत कई वीडियो मिल जाएंगी। आप लोग वहां से अपनी मदद ले सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका चर्चा में, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए भाई यूसीसी चर्चा में है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यूसीसी चर्चा में बहुत बेहतरीन चर्चा में है भैया, ठीक है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में है, यूसीसी चर्चा में है, चर्चा में है। यह क्या है, यह क्या है? चलिए यूसीसी की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 तरीकों से चर्चा में हुई, ठीक है। मैंने सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को बीच में बना दिया इसको कि यूसीसी चर्चा में किया। तो सबसे पहले बात करते हैं यूसीसी है क्या? आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या कि जो भी आपराधिक कानूनों को छोड़कर के बाकी सब के सब कानून इसके अंडर आते हैं। समान आचार संहिता कह सकते हो, समान संहिता कह सकते हो, समान कानून कह सकते हो, जैसे मर्जी समझे। मतलब सीधा सा है इसका भाई, यूसीसी क्या आपका सिविल कोड है कि जो व्यक्ति भारत के अंदर जन्मा है, जो व्यक्ति भारत के अंदर जन्मा, उसके लिए एक ला, एक संविधान, एक कानून, एक सजा। अब तक क्या है, अब अगर जब ये कानून लागू नहीं हो रहा है तो क्या है कि सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ठीक है। अपनी अपनी डब्ल्यू कैसा है, मैं हिंदू हूं, मेरे लिए ये कानून मेरे ऊपर लागू नहीं है, ठीक है। मेरे जैसे विवाह से संबंधित है, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, साथ में हम कह सकते हैं तलाक से संबंधित है, गोद लेने से संबंधित है। यानी कि आपराधिक कानूनों को छोड़कर के सभी के सभी कानून इस सिविल आचार संहिता कोड के अंदर आती हैं। ये कानून धर्म के नाम पर अलग, बौद्धों के अलग है, सिखों के अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल भाई मैं सिख हूं तो मैं कटार लेके जा सकता हूं, भाई मैं हिंदू हूं तो मैं तिलक लगा के अंदर जा सकता हूं यूनिफॉर्म में। मतलब इस टाइप के जो कानून है उन सब कानूनों को, अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं 3 शादी कर सकता हूं, इस टाइप की बात आती है तो ये सिविल कोड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर लेक्चर नहीं दूंगा, बट क्वेश्चन जो आपका चर्चा में क्यों, अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर 2 दिन का एक सम्मेलन भी कर रखा है मुस्लिम लोगों ने, और जो बड़े बड़े मौलवी जो वहां पे आए हुए हैं, 2000 के करीब मौलवी लोग आए हुए हैं, बड़े छोटे मौलवी, मैं तो क्या कह सकता हूं, बट सुनने में यही आ रहा है, जो भी न्यूज चैनल वगैरह देख रहे हैं तो बताया जा रहा है कि मौलवी है वहां पर, वो लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं कि हम सीरियत के अनुसार चलेंगे, हमारे लिए कोई कानून मायने नहीं रखता। दैट इज रॉन्ग। ये मेरे विचार में गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का संविधान जो है वो सर्वोच्च है, देश का संविधान क्या आपका सर्वोच्च है। तो यूसीसी कोड चर्चा में है, तो पहले चर्चा में क्यों इसकी बात करेंगे। अभी हाल ही में एक राज्य ने, किस राज्य ने, अगर ये पूछ ले हाल ही में किस राज्य ने इसको लाने की बात करी है, तो उससे पहले मैं बात करूं कि देश के अंदर किस राज्य ने इसे सिविल कोड को लगा रखा। तो देश का पहला राज्य कौन सा भाई, गोवा के अंदर क्या आपका, गोवा के अंदर सिविल कोड क्या है आपका लागू है भाई, ठीक है, लागू है। सिविल कोड कहां पर लागू, आपका गोवा के अंदर सिविल कोड लागू है। और हाल ही में कौन सा राज्य इसको लाने की बात कर रहा है, तो परिषद या समिति बना रहा है, तो उत्तराखंड भाई। कौन सा, उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य इस सिविल कोड को लागू करने के मोड में है और समिति बना रहा है, समिति का गठन कर रहा है, इसलिए आपका सिविल कोड चर्चा में। दूसरा क्या है, मुसलमानों ने, एक मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों ने कहां पर, दिल्ली में 2 दिन का सम्मेलन कर रखा। धर्म के जो लोग हैं 2 दिन का सम्मेलन है, वहां पर उन्होंने इस सम्मेलन में इस सिविल कोड के बहिष्कार किया है कि हम इस सिविल कोड को नहीं मानेंगे। ये सिविल कोड हम किसके अनुसार चलेंगे, मुस्लिम लोगों ने क्या कहा, हम सीरियत के अनुसार चलेंगे। सीरियत, कोई भाई अगर मुस्लिम क्लास देख रहा है तो नाराज नहीं होना भाई, सीरियत के अनुसार चलेंगे, शरीयत या सीरियत के अनुसार चलेंगे, यानी कि हमारे धर्म के अनुसार चलेंगे भाई, ठीक है। हमें कोई कानून से मतलब नहीं है। अगर ऐसा सब हिंदू भी करने लगे तो जो 80% आबादी हिंदुओं की है, कह सकते हो आप, जो बचे हुए लोग, तो फिर देश कहां जाएगा भाई, है ना। चलो ये मेरा पर्सनल विचार था, बट कोई बात नहीं। हम एक बार यूसीसी की बात करते हैं, ये समझना जरूरी है ये क्या है। तो नंबर 1 पहली जो अगर हम बात करते हैं तो यूसी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता, इसको बोलेंगे क्या भाई यहाँ पे, समान नागरिक संहिता
संहिता, यानी कि सब नागरिक क्या है आपके समान है, समान नागरिक संहिता, ये यहां पर बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कह सकते हो आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको आप कह सकते हैं भाई, ठीक है। ओके, इसकी एक मसौदा समिति की घोषणा करी है किसने, उत्तराखंड ने मसौदा समिति, मसौदा समिति, यानी कि मसौदा क्या विचार विमर्श करके एक समिति की घोषणा करी, किसके द्वारा की गई है, उत्तराखंड के द्वारा की गई है। ये शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, और इसमें दिल्ली के एचसी के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट प्रमोद कोहली और राज्य के कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है, देखिए हाईकोर्ट दिल्ली के पूछ ले आप लोगों से, इस मसौदा में उत्तराखंड में कौन कौन शामिल किया है, किस किस को, तो इसके अंदर समिति की अध्यक्षता की अगर हम बात करें, पहले तो अध्यक्ष ले लेते हैं, तो अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्ष कौन बनाया है, तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं भाई आपके रंजन देसाई, सुप्रीम कोर्ट के जो रंजन देसाई साहब हैं, बहुत सारे मामले सुलझाए भाई इन्होंने ना, बहुत सारे मामले सुलझाए, बहुत ही अच्छे बंदे। अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन देसाई, और दिल्ली के हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त हैं प्रमोद कोहली, ये भी अच्छा प्रोफाइल है भाई इनका भी। प्रमोद कोहली जो साहब हैं, कोहली, ये दोनों क्या है, रिटायर्ड जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, और पूर्व जो मुख्य सचिव हैं ये उत्तराखंड वाले, ध्यान रखेंगे उनकी समिति में शामिल हो रही है आपके, ये शत्रुघ्न सिंह, मनु गौर और सुरेखा डागवाल सदस्य हैं। शत्रुघ्न सिंह भी इसके अंदर शामिल है, शत्रुघ्न सिंह, ध्यान रखेंगे भाई, शत्रुघ्न सिंह है। और कौन है आपके भाई, ये सुरेखा डंगवाल भी हैं इसके अंदर शामिल है, और एक मनु गौर इसके अंदर क्या शामिल है। यानी कि 5 लोग इस समिति के अंदर, जो कि उत्तराखंड समिति बना रहा है सिविल कोड लागू करने के लिए समिति। तो समिति में हाई कोर्ट के जो जज रहे हैं रंजन देसाई साहब रहे हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के हैं भैया आपके, हाई कोर्ट के आपके प्रमोद कोहली साहब रहे हैं, और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह रहे हैं, सुरेश डेंगवाल रहे हैं, और मनु गौर, ये 5 के 5 लोग समिति में हैं, जो कि उत्तराखंड में क्या लागू करने वाले, सिविल कोड लेकर के आने वाला, देश का पहला सिविल कोड राज्य मैंने आपको बता दिया, गोवा, जहां पर ये ऑलरेडी पहले ही लागू है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता का अर्थ क्या, एक पंथ निरपेक्ष सेक्युलर कानून बनाना। इसका जो अर्थ, वास्तव में जो अर्थ है वो क्या, एक धर्मनिरपेक्ष जो कानून बनाना, ये इसका क्या है उद्देश्य है, या मूल भाव अगर पूछे तो मूल भाव आपका यही है। मूल भाव की अगर हम बात करते हैं, मूल भाव ये है कि भाई सबके लिए एक ही कानून हो, एक जैसा व्यवहार हो, ठीक है। चलिए, मुस्लिम शरीयत के चाहते हैं व्यक्तिगत स्तर पर संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर के सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, यानी कि कानून आपराधिक कानूनों को छोड़कर के बाकी के सारे कानून इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाएगा आपका भाई, विवाह आ जाता है, विवाह संबंधी कानून है, साथ में गोद लेने से संबंधित कानून है, संपत्ति का कानून, संपत्ति अधिग्रहण का कानून है। तो यानी कि कानूनी जो आपके आपराधिक कानून, उनको छोड़कर के सारे के सारे कानून इसके अंदर आ जाते हैं। तो चर्चा का विषय उत्तराखंड की समिति तैयार करी है, और ये समिति सिविल कोड लागू करेगी। साथ ही देश के अंदर अभी आज भी चल रहा है, वो दूसरा दिन है आज इसका, तो उसमें भी सिविल यूनिफॉर्म कोड का बहिष्कार किया है, मुस्लिम शरीयत के अनुसार चलना चाहते हैं। तो ये भी आपका चर्चा का विषय था, सिविल कोड। आप लोग समझ गए होंगे कि है क्या ये, यानी कि खास तौर पे सबसे बड़ा इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, 3 तलाक के ऊपर पड़ेगा। यानी कि अब वो चाहते हैं कि 3 तलाक, हमारी 3 शादियां ही हो, अरे एक को पाड़ लो, वही बोलते हैं। चलिए भाई, अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। उज्जवल परिवार, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, ताकि भाई परिवार बड़ा हो। मैं बड़े परिवार का मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार में लोग जुड़े और अपना बेनिफिट लें, इस परिवार का फायदा लें। जो भी एज पर पॉसिबल जो इस परिवार से हो सकता होगा वो आप लोगों के लिए किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन भाई। चलिए अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में भी आपका रेत समाधि क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये क्या है, रेत समाधि चर्चा में है। यह क्या है भाई, यह क्या है, सीधा सा पूछ लेगा क्या है भाई रेत समाधि। ये मतलब रेत में समाधि ले ली किसी ने, या भाई कह सकते हैं कोई ऐतिहासिक स्थल है रेत समाधि, या क्या है आपका ये।
देखिए चलिए, या कोई युद्ध अभ्यास है भाई, ना ये युद्ध अभ्यास है, ना कोई समाधि स्थल है, ना ही कोई वीरता की कहानी है, ये तो सीधी सी बात करूं एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो क्या आपका रेत समाधि है कि उपन्यास है भाई, उपन्यास। उपन्यास की बात करें तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि है क्या। सच बात तो यह है कि इसे नावल भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नावल भी बोलते हैं। जब टीवी का दौर नहीं था, जब रेडियो का दौर था, जब कह सकते हैं जब टीवी नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, घुमाते रहते थे एंटीना, हाँ आ गया, उस समय की बातें हो रही भाई यहाँ पर ये। तो उस समय एक लंबी कहानी होती थी, यानी कि बहुत सारे तथ्यों को जोड़ करके एक बड़ी लंबी कहानी बना दी, काल्पनिक भी हो सकती थी, सच्ची भी हो सकती थी। उस कहानी की बुक को हम क्या कह सकते हैं, उपन्यास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपन्यास, यानी कि एक लंबी बड़ी जो कहानी है उसे उपन्यास कह सकते हैं। और बड़े इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ा जाता था, एक एंटरटेनमेंट का साधन था। कुल मिला के हम बात करें तो लोगों के एंटरटेनमेंट, ज्ञानवर्धन के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी साधन था। ज्ञानवर्धन भी होता था, साथ में एंटरटेनमेंट भी होता था। आपको जेम्स बॉन्ड वगैरह सुने होंगे तो आपने उनके भी उपन्यास सुनेंगे। अपने जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करूं तो मैं जैसे चंद्रकांता वगैरह भी आपके उपन्यास है, बहुत सारे लेखक हुए हैं, जैसे आपके कर्मभूमि है, रंगभूमि है, ये सारे के सारे महात्मा किसके, अपने जो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास थे। साथ में अपने नयों में मैं बात करूं तो वेद प्रकाश हैं, केशव पंडित जी हैं, ये सारे उपन्यासकार हुए हैं, बड़े बड़े उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां लिखी। तो अब ये क्या है, इस रेत समाधि का क्या हुआ, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसमें बुकर पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता, बुकर पुरस्कार की बात करते हैं। बुकर पुरस्कार 2022 की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए इसे नोट करेंगे भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, तो समझ रहे। ये भाई गीतांजलि श्री द्वारा लिखे थे, हिंदी उपन्यास है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो गीतांजलि पुस्तक भी थी भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की, और उसमें अवार्ड भी मिला हुआ उनको। एक लिखित हिंदी उपन्यास है, लिखित क्या आपका, ये गीतांजलि द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास है। अभी बात हो ही रही थी कि उपन्यास होता क्या, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा उपन्यास होता क्या है, ठीक है। इसने अमेरिका में स्थित डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता भाई। इसने क्या किया, अब अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया, किसका, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में, ठीक है, अनुवाद किसमें किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसके द्वारा किया गया, ये बड़ा शानदार, तो अमेरिका में स्थित डेजी रॉकवेल द्वारा, तो अमेरिका में है, अमेरिका स्थित डेजी रॉकवेल द्वारा, कौन है भाई आपके ये, डेजी रॉकवेल द्वारा क्या किया गया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है। अंग्रेजी में अनुवादित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता भाई, डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित 2022 बुकर पुस्तकों का सबसे बड़ा पुरस्कार कह सकते हो किसको भाई, आप बुकर पुरस्कार को सबसे बड़ा पुरस्कार कह सकते हो। बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने, तो ये इसलिए भी चर्चा में है आप लोगों के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेंगुइन इंडिया ने मार्च 2000 में अपना अंग्रेजी अनुवाद जारी किया, और अगला किसने भाई, पेंगुइन इंडिया ने मार्च 2022 में अंग्रेजी अनुवाद शुरुआत की है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता। तो रेत समाधि की यहाँ पर हमने बात करी, ज्यादा कुछ बात करेंगे नहीं इसके ऊपर, ठीक है भाई। चलिए, अमेरिका स्थित और ये आपका बुकर पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार 2022, आपको ये जो पुरस्कार है मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे इसके ऊपर भी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए आता भी आपका मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। चलो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को, क्योंकि भाई थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का भी, अच्छा क्वेश्चन आता है, एक बार रफ करो उसके बाद आगे बढ़ते नहीं। मासिक धर्म स्वच्छता जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना निहायत ही जरूरी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका भाई 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, 28 मई कौन सा दिवस मनाया गया, 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, जो कि आपका चर्चा में है, ठीक है, चर्चा में। ये भाई आपका
महिलाओं, इसका संबंध किससे है? सबसे पहले तो बात करें महिलाओं और लड़कियों से इसका संबंध है भाई। लड़कियों को जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य रहा भाई, ठीक है। होता क्या है किसके लिए? तो ये आपका मासिक धर्म से संबंधित है भाई, मासिक धर्म से संबंधित है। मासिक धर्म से संबंधित है। अगर ये बात करें मासिक धर्म से संबंधित क्या है, जैसे कि सबको पता है कि महिलाओं को मासिक धर्म होते हैं, तो 4 से 5 दिन क्या है कि उनकी साफ सफाई मासिक धर्म से संबंधित है। साफ सफाई को लेकर के साफ सफाई को लेकर जागरूकता फैलाना इस दिवस का उद्देश्य है। फैलाना क्या है इसका उद्देश्य है, ये भी उद्देश्य है। यानी कि महिलाओं और जो आपकी महिला और लड़कियां हैं उनको जागरूक करना मासिक धर्म से संबंधित। तो ये 28 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मासिक धर्म का जो चक्कर है भाई, मासिक धर्म का जो चक्कर बोले तो महीने में, मंथ में, तो आपका ये 28 दिन में ही होता है। 28 दिन में ही होता है, इसलिए इसको 28 तारीख को इसको मनाया गया है जागरूकता दिवस। लड़कियों को उद्देश्य जागरूक करना, मतलब इनको बीमारी से बचाना। आप ये कह सकते हो महिलाओं को क्या करना भाई, साफ सफाई को लेकर जागरूकता, साथ में कह सकते हो इन लड़कियों और इनको बीमारियों से बचाना भाई, बीमारियों से बचाना। जितने भी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये समझ लो कि सारी की सारी बीमारी की जड़ आपकी यहीं से है, ठीक है। तो उन दिनों में जो 4-5 दिन होते हैं, उन 4-5 दिनों में महिलाओं को बचाना इस दिवस का उद्देश्य है, जो कि आपका ये मनाया गया है। जो चुनौतियां आती हैं उनके बारे में जागरूक करना, ये भी बात है। अब ये मनाया कब से जा रहा है? तो 2014 से भी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। 2014 से जर्मन के वास यूनाइटेड, जर्मनी के जो जर्मन है, जर्मन के वास यूनाइटेड, कौन सा भी आपका वास यूनाइटेड जो, या वॉस यूनाइटेड जो एनजीओ है, एनजीओ के द्वारा इसको मनाना प्रारंभ किया। वास यूनाइटेड एनजीओ ने इसको मनाने की बात करी थी, ठीक है भाई। चलिए 28 को मैंने बता ही दिया आपको। 28 को क्यों, तो ये आपके बीच में है, ये ध्यान रखेंगे। और सीधी सी बात करें सफाई के लिए भी, और जो चुनौतियां महिलाओं को आती हैं उस चुनौतियों से निपटने के लिए भी आपका ये किया गया है। और साथ में हम कह सकते हैं ये वास यूनाइटेड, इसकी शुरुआत गैर लाभकारी संगठन आपका, ये क्या है आपका वास यूनाइटेड गैर लाभकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है, कहाँ का है? तो जर्मनी का, ये मैंने आपको बता ही दिया है। साथ में भारत के अंदर इसको लेकर के एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था? पैडमैन। किसकी थी ये? पैडमैन किसकी थी? अक्षय कुमार की थी। उसके अंदर भी महिलाओं की इस समस्या को उठाया गया था, ठीक है। जो दूर दराज की जो महिलाएं हैं खास करके इस समस्या को उठाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ में एक बात और करते, जब महिलाओं की बात चल रही है तो सुपोषित योजना भी चर्चा में थी आपकी भाई। सुपोषित जो योजना थी, सुपोषित योजना चर्चा में थी, ठीक है। ये किसने? आपकी ओम बिड़ला ने, ओम जो बिड़ला साहब हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहां पर इसको कोटा और बूंदी के अंदर, कोटा और बूंदी में, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं और जो लड़कियां हैं उनको सुपोषित आहार देने के लिए 17 केजी की एक किट दी जाती है, 17 केजी की। तो ये कोटा और बूंदी में दूसरा संस्करण 0.20 यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। और सुपोषित की बात करें, साथ ही में सुपोषित आहार योजना की बात करें तो वो भी राजस्थान की है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान की योजना थी, ठीक है भाई, जिसका कि मैंने शायद 28 तारीख वाली क्लास के अंदर जिक्र किया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित हो गई है आपकी। और 28 औसतन 5 दिन रहता है, 28/5 कह सकते हो। औसतन जो है इसके जो ये दिन रहते हैं आपके मासिक धर्म से चक्कर से संबंधित, तो 5 दिन लगभग औसतन इनकी आती है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बीच में बन जाता है। यानी कि जो भी समस्याएं हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए आपका ये दिवस मनाया गया है। तो मई में, वैसे एक बात मैं आप लोगों को बोलूं तो मई में जो आपके दिवस है, मई के दिवस एक बार जरूर याद कर लेना। याद रखना 1 मई को मजदूर दिवस, साथ में 2 स्टेट दिवस है, और साथ में 15 तारीख वाला दिवस याद रखना परिवार दिवस है, ठीक है। कौन सा? परिवार दिवस है। और साथ में आज जो 28 तारीख वाला जो दिवस था, 28 तारीख का दिवस, यानी कि वो भी याद आपने रखना है, ध्यान रखिएगा। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ से बनता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा में, क्लास को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करो। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, क्लास को दिखाओ लोगों को भी,
और साथ ही एक बात, अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो मैंने बताया अभी हमने प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है, अभी उसके अंदर 140 के करीब आपकी वीडियो करंट जीके भाई हेमंत सर के नाम से वीडियो होंगी। पीछे का जो करंट अगर आप लोग करना चाहते हैं एक बार करो, किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ जाना, आपको काफी मदद मिलेगी वहां से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वहां से पढ़ करके भी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चर्चा में अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 5 चर्चा में है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म किस सरकार के द्वारा प्रदान किया है? लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए, लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो, लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो, मैं कह सकता हूं आप लोगों को सिंगल खिड़की या एकल खिड़की मंच प्रदान करने, या सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करना, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करने की बात की है भाई, कि बात की जो की चर्चा में लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यानी कि अब सरकार से अगर लोगों को कोई यानी कि सार्वजनिक समस्या है, अब लोगों को सरकार जैसे पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, इस प्रकार की और भी बहुत सारी जो सार्वजनिक समस्याएं जो सरकार हल कर सकती है अलग अलग जगह। भाई बिजली की समस्या कहीं बतानी है, पानी की समस्या कहीं बतानी है, आपका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, या कुछ आपका जो सरकारी सुविधा है आपको नहीं मिल रही, किसी योजना का आपको लाभ मिल नहीं रहा सरकारी, तो उन सब समस्याओं को एक ही विंडो के ऊपर रिजोल्व किया जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या आप एक विंडो पे जाइए और वहां पर क्या करेंगे, आप अपनी शिकायत रखिए और आपकी शिकायत का क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो ये चर्चा में गई। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो ये जो चर्चा हो रही है ये किस राज्य की, किस राज्य ने इस बात को लेकर के अपना ये काम शुरू किया, तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब। पंजाब ने इस प्रकार की सुविधा देने की, यानी कि एकल खिड़की की योजना कह सकते हो, एकल खिड़की योजना प्रारंभ करने की बात करी, किसने करी? एकल खिड़की योजना प्रारंभ करने की बात पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। ये शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता। चलिए बात करते हैं इसकी। तो लोगों की शिकायत निवारण करने के लिए एकल खिड़की, साथ में कह सकते हो लोगों की जो शिकायत होती है, ये भी लिख सकते हो लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए, शिकायतों के निवारण के लिए भी आपकी ये एकल खिड़की है, निवारण के लिए भी आपकी एकल खिड़की है, ठीक है। चलो सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, इन सब चीजों के लिए सीधा सा पूछ लेगा सरकार का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का नाम क्या है। तो कार्यक्रम शुरू कर रखा सरकार ने, कौन सा कार्यक्रम शुरू कर रखा पंजाब सरकार के द्वारा? भाई ये कार्यक्रम आपका लोक मिलनी कार्यक्रम, लोक मिलनी कार्यक्रम, मिलनी कार्यक्रम की बात यहाँ पर हो रही है, लोक मिलनी कार्यक्रम की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। लोक मिलनी कार्यक्रम आपका लोक मिलनी कार्यक्रम आपका यहाँ पर, लोक मीन्स आपको पता है जनता और मिलनी का मतलब मिलना। ये कार्यक्रम आप सीधा देखो पूछे लोक मिलनी कार्यक्रम किसका है, तो पंजाब सरकार का भी, पंजाब सरकार का। यहाँ पर ये लोगों से मिलेंगे, कौन मिलेंगे? सीएम साहब मिलेंगे, सीएम भगवंत जो दास है, सीएम पंजाब के जो सीएम साहब हैं, ये जो किससे मिलेंगे? लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं को सुन करके उसका क्या करेंगे, उनका निवारण करेंगे। तो ये लोक मिलनी कार्यक्रम हो गया आपका, ठीक है। पहला सार्वजनिक भगवंत मान ने पहला सार्वजनिक लोक मिलनी कार्यक्रम कब किया था? 16 मई को भाई। तो देखेंगे 16 मई को पहला लोक मिलनी कार्यक्रम कहां पर किया गया? आपका ये चंडीगढ़ के अंदर में, चंडीगढ़ के अंदर किया गया। 16 मई 2022 की बात हो रही है भैया, ठीक है। बनाई अभी है, आम आदमी पार्टी से है, ये ध्यान रखें। चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने इस कार्यक्रम का क्या किया? प्रारंभ किया। उद्देश्य क्या है? तो एकल खिड़की प्रदान, सेवा प्रदान करना कह सकते हो, या सिंगल विंडो करना, एक ही बात है। या लोगों की शिकायतों को सुनना, उनके घर जाकर के उनकी शिकायतों को निवारण करना, बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है भाई, ठीक है। आउटरीच लोक मिलनी शुरू किया गया, ये याद रखेंगे। सिंगल विंडो कह सकते हो इसका कार्यक्रम उद्देश्य है। तो पार्टी की बात करें, सीएम को नहीं, आम
जो आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी से इसका संबंध है, जो इसके कह सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने कहां पर, दिल्ली के अंदर कौन सीएम आपको पता है, दिल्ली के अंदर आपके केजरीवाल साहब, केजरीवाल जो साहब हैं, सीएम साहब हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करें पंजाब की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ था, तो 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। लोकमिलनी कार्यक्रम पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना, पंजाब ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है, सिंगल विंडो देना, सिंगल विंडो पर लोगों की शिकायत सुनना। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएगा। पंजाब की बात करें तो देखिए सबसे लंबे समय तक यहाँ पर क्या लगा भाई, पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब को लेकर के देखिए, तो पोस्टल बिल याद रखेंगे, पोस्टल बिल था आपका पंजाब के लिए, पोस्टल बिल। देखिए क्वेश्चन बनेंगे आपके बड़े शानदार। पोस्टल बिल, यानी जेल सिंह भाई आपके कौन, यानी जेल सिंह कह सकते हो। यानी जेल सिंह कौन थे आपके, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति साहब कौन थे आपके, जो सरदार जी साहब थे, राष्ट्रपति साहब। इन्होंने इस पोस्टल बिल का संबंध पंजाब से था, पंजाब से था। सीधी सी बात करें तो पंजाब, इन्होंने क्या किया था, इस बिल को पॉकेट वीटो के द्वारा क्या कर लिया था, रोक लिया था। साथ ही बात करें खालिस्तान की मांग कहां पर की गई थी, खालिस्तान की मांग की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका कहां से संबंध, आपका पंजाब से है, पंजाब से, ठीक है, पंजाब। एक उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी आपका, ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार का संबंध भी कहां पर आपका पंजाब से है। गोल्डन कह सकते हैं, गोल्डन जो मंदिर है आपका, गोल्डन मंदिर कहां पर आपका, अमृतसर। गोल्डन मंदिर भी कहां पर आपका, अमृतसर के अंदर है। अमृतसर की अगर हम बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सी थी, रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सी थी। धार्मिक राजधानी की बात करूं मैं रणजीत सिंह की, तो ये कौन सी थी आपकी धार्मिक राजधानी रणजीत सिंह की, रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी भाई, अमृतसर थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और भी आपकी पंजाब की बात करें तो हरियाणा के साथ SYL मुद्दा, जो आपका SYL जो मुद्दा है पानी को लेकर के, हरियाणा के साथ 37 का आंकड़ा बना हुआ है। 1 नवंबर 66 को भाषा के आधार पर अलग हुए थे। एक ऑपरेशन खालिस्तान, ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपका पोस्टल बिल यानी जेल सिंह, ठीक है। बेअंत सिंह का संबंध भी कहां से रहा, बेअंत सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बेअंत सिंह, इनका भी संबंध यहीं से रहा। और साथ में एक और जो किसान बिल को लेकर के जो आपकी संबंध अकाली दल से, जो पार्टी से लोकसभा की जो अपनी कह सकते केंद्रीय मंत्री थी, कौन सी, हरसिमरत कौर जो मैडम थी, उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दिया था। ये भी चर्चा में आपका, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही अभी जो पंजाब है, कह सकते हो इससे पहले जो पंजाब था, काफी कुछ बदलाव आ रहा पंजाब के अंदर भी। पंजाब अभी हमारा नशे का शिकार, एक समय होता था जो पंजाब नंबर 1 होता था खेलों के अंदर, और आज नंबर 1 हरियाणा है, ये याद रखना भाई, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन पूछे, लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन पूछे, कहां पर लगा राष्ट्रपति शासन, लंबे समय तक की बात करें तो पंजाब के अंदर लगा। 3 वर्ष तक लगातार लगे रहने वाला, 3 वर्ष तक कहां पर लगाया गया था, पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन। सबसे ज्यादा बार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में, एक बार रफ कर रहा हूं भाई, ये भी आप लोगों के बीच में। और अगर पूछे पंजाब का हाईकोर्ट कौन सा है, तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट है। संयुक्त रूप से तीनों स्टेटों का एक ही हाईकोर्ट है, कहां पर आपका, आपके बीच में है, ठीक है। चलिए चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है आपका। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है, अभी हाल ही में चर्चा में है आपका। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। किस रिपोर्ट के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस रिपोर्ट के अनुसार। देखिए आप क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, क्वेश्चन दे भी नहीं है आप लोगों के बीच में। हर क्लास के अंदर कम से 100 से 125 क्वेश्चन आप लोगों को डिलीवरी कर दिए जाते हैं। नंबरिंग कुछ भी रहे यहाँ क्वेश्चन की, बट जो क्वेश्चन आप तक पहुंचाने हैं, जो मेरा टारगेट रहता है, वो क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के समय में आप लोगों के बीच में मिल जाएंगे, याद करोगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि किस रिपोर्ट के अनुसार 48% से ज्यादा बच्चे स्कूल में पैदल जाते हैं। तो ये रिपोर्ट आपकी चर्चा में, किस रिपोर्ट के अनुसार भाई, किस रिपोर्ट लिखेंगे सीधा, किस रिपोर्ट के अनुसार किस रिपोर्ट के अनुसार आपके 48% बच्चे, 48% छात्र पैदल स्कूल आते जाते हैं। 48% छात्र पैदल स्कूल आते जाते हैं। यानी कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने क्या आंकड़ा दिया आपका,
कि किस एक रिपोर्ट आई है, ये एक क्वेश्चन मैंने कल परसों कराया था, किस रिपोर्ट के अनुसार जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पैदल जाते हैं, कितने प्रतिशत स्कूल के, भारत के स्कूल के कितने प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है, भारत के 48% बच्चे क्या थे, पैदल भाई यात्रा करते हैं। पैदल क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, कहाँ की, स्कूल की यात्रा करते हैं, स्कूल जाते हैं ना। ठीक है, अब रिपोर्ट का नाम लेते हैं तो रिपोर्ट बड़ी शानदार, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट आपका जो सर्वे है NAS, रिपोर्ट का नाम क्या है